नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए हैं और लगातार वो ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले से, इस पचड़े से बाहर निकला जाए। हालांकि इसके लिए कई तरीके की तरकीबें अपनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कोर्ट क्या इन दलीलों को स्वीकारेगा और कोर्ट इस पूरे मामले पर उनके पक्ष में क्या फैसला सुनाएगा। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि लगभग 1-1.5 नहीं बल्कि 2 वर्षों से ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है और मात्र अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेता भी इस मामले में जेल जा चुके हैं, कई बंद हैं, कई को जमानत मिली है और अब ये मामला फिर से एक बार राजनीतिक संघर्ष का एक बड़ा कारण जो है वो बनता चला जा रहा है। मेरे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने जो 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत मांगी थी और ये कहा था कि उनके साथ जो बीमारी जुड़ी हुई है, खास करके जिसको लेकर के, चाहे वो इंसुलिन वाला मामला हो, इंजेक्शन को लेकर के जो है, इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव से पहले जमानत के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनको जमानत मिली, उस समय भी आम आदमी पार्टी सक्रिय होकर इस मामले को गंभीरता से उठा रही थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस मामले में राहत पा पाएंगे, क्योंकि उनके जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखते हैं वो लगातार इसको लेकर के खास दलीलें रख रहे हैं। और क्या इसमें एक ये भी एंगल है कि भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी कर रही है और इससे राजनीतिक लाभ उठाने की भी एक कोशिश जो है वो की जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर जो है देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल अबरार, कहीं ना कहीं देखिए असर ज़रूर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव पे, लेकिन मैं थोड़ा पहले जिक्र कर लूँ। दरअसल आज देखिए पेशी अरविंद केजरीवाल की होने वाली है कोर्ट के अंदर। और वहीं अगर बात करी जाए तो कल जिस तरह से पहले कोर्ट में पेशी हुई थी दिल्ली के राजीव कोर्ट में, उसमें जजों ने जो फटकार ईडी को लगाई है उस पर गौर करने वाली बात है। दरअसल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील है वो एक पक्ष रखते नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो चेकअप जेल के अंदर हो रहा है समय समय पर, उसमें उनकी पत्नी मौजूद होनी चाहिए। अब ऐसे में ईडी इस बात का अगेंस्ट करती है, रोकती है, तर्क देती है, तो वहीं पर जज जो है फटकार लगा देते हैं ईडी को कि यहाँ पर आपको दिक्कत क्या है। अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी, अगर अरविंद केजरीवाल के जब उनका चेकअप होता है, जो उनका रूटीन चेकअप है, उसमें अगर उनकी पत्नी मौजूद होती है तो ईडी को क्या आपत्ति हो रही है? पहले यहाँ फटकार लगती है, उसके बाद फटकार लगती है जब आज राजवेन्यू कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया कि भाई कल इसकी हम सुनवाई करेंगे। आज सुनवाई है इस पूरे मामले पर, तब भी ईडी टोकता हुआ नजर आता है, राजवेन्यू कोर्ट के लिए तर्क देता है कि आप इसकी सुनवाई 25 जून को करिए। तब भी जज बोलते हैं कि आप हमें मत बताइए कि हम कब सुनवाई करेंगे, हम देखेंगे कि कब हमें लगता है कि सुनवाई करना ठीक होगा, क्या हम एजेंसियों के हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी जो मार है ईडी को पड़ती दिखाई दे रही है, फटकार ईडी को पड़ती दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ईडी के पास देखिए सबूत तो है नहीं, बिना सबूतों के आखिरकार कब तक अबरार यहाँ पर वो इस केस को खींचते नजर आएंगे। बिना सबूतों के आखिरकार देखिए अरविंद केजरीवाल को पहले इतने समय जेल में रखा गया, अब 2 तारीख को फिर अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि ईडी ने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम तो डाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत कहाँ है? आखिरकार जिन सबूतों की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं, बार बार ईडी ये तर्क दे देता है कि अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ जाकर बाहर खिलवाड़ कर देंगे, लेकिन क्या एक इसी तर्क पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रखना कितने दिनों तक ठीक है? ये यहाँ पर समझ में बात नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से जल्द बड़ा फैसला आएगा और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही फैसला आता दिखाई देगा। बिल्कुल दर्शकों, चूँकि जो है इस मामले को लेकर के ये भी चर्चा है कि आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए या फिर ईडी सीबीआई जो है शुरुआती दिनों में जो आरोप लगा रहा था और लगातार ये दावे कोर्ट के भीतर भी किए जा रहे थे कि इस पूरे मामले पर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और वो इन सबूतों के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और अब देखिए कि इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी
अब तक इस मामले को लेकर के ईडी का रुख, सीबीआई का रुख इस तरीके का ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जो आज से 2-3 महीने पहले वो दलील रख रहे थे कोर्ट के समक्ष, वही दलीलें अब भी रखी जा रही है कि उनके पास सबूत मौजूद है, उन सबूतों को वो खंगाल रहे हैं। और अब देखिए कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कड़े रवैये को इख्तियार कर लिया है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कैडर की बात करें, उनके पार्षदों के, विधायकों की, सांसदों की बात करें, वो एक जो है सिरे से बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस पूरे षड्यंत्र को लेकर के जो काम किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, दरअसल वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे और कतई नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में क्या अब मात्र एक विकल्प अरविंद केजरीवाल के लिए बचता है कि अपनी जो पार्टी में उनकी जो भागीदारी है, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी, ऐसे में पार्टी का जो संगठन है वो भी कमज़ोर हो रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अपना पद किसी और नेता को सौंप देना चाहिए जो उनके भरोसेमंद चेहरे हैं? और अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो वो चेहरा कौन हो सकता है? कौन जो है अरविंद केजरीवाल की उन तमाम कार्यभारों को जो है संभालता नजर आ सकता है? आपको क्या लगता है कौन चेहरा? देखिए, यहाँ पर अब्रार अगर बात करी जाए चेहरे की कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है और काफ़ी समय से जेल में है। देखिए, अब दिल्ली में जल संकट चल रहा है। अब समय समय पर तो हमेशा से जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात जो है मंत्री नहीं कर सकते, जो ऑफिसर्स हैं कि उनको भी ज़रूरत पड़ती है दिल्ली के सीएम के साइन की। तो मुझे नहीं लगता कि जेल से सरकार चलाना, देखिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता के बारे में सोचना चाहिए कि जनता इस चीज़ से परेशान हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जल संकट है उसका इस चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो शायद अरविंद केजरीवाल कुछ बदलाव यहाँ कर सकते थे, कड़े एक्शन ले सकते थे। लेकिन वहीं पर अगर आप चेहरे की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास तमाम चेहरे हैं। बात अगर कर ली जाए संजय सिंह की, सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई मुझे डिजर्विंग लगता है और लगता है कि पार्टी में बुजुर्ग के तौर पर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे संजय सिंह नजर आते हैं, राघव चड्ढा नजर आते हैं, दिल्ली के तौर पर देखूँ तो मुझे आतिशी नजर आती हैं, सौरभ भारद्वाज नजर आते हैं। लेकिन मैं राघव चड्ढा और संजय सिंह की तरफ ज़्यादा रुख करना चाहूँगा, क्योंकि ये डिजर्विंग भी है और कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत करीब के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ ये समय बिताया है और इनको राजनीति की भी समझ है। तो ऐसे में आसानी के साथ ये सरकार भी चला सकते हैं। और देखिए, समय ज़्यादा है नहीं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर और नवंबर से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो ये बात भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये मैं एक आखिर में ये क्लियर कर दूं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव प्रचार के लिए आए थे, ये बात स्पष्ट कर जा चुके हैं कि मेरी पत्नी जो है वो राजनीति में सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं जेल के अंदर था, मेरी बात को रखने के लिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बनती दिखाई देंगे। और वो तो अरविंद केजरीवाल परिवारवाद के देखिए पहले से ही खिलाफ नजर आए हैं शुरुआत से। बिल्कुल दर्शकों, देखिए कई तरीके के कयास है, कई तरीके के आकलन है, लेकिन देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर वो किससे अपना कार्यभार सौंपते हैं और साथ ही जो है अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से क्या बड़ी राहत मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।